नमस्कार साथियों। आज आपके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर में किसी न किसी तरीके से रूबरू होते रहते हैं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय नागरिकता यानी सिटीजनशिप इन इंडिया। ठीक है, हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त करना है कि नागरिकता का कंसेप्ट कहाँ से आया, जब हमारा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया तो उस समय नागरिक कौन से थे, वर्तमान समय में नागरिक कौन से, क्या क्या प्रावधान है, ये हम लोग डिटेल से इन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप समझिए किसी भी कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं तो दो तरीके में आप उसको डिवाइड करें। रेसिडेंट अलग चीज़ हो गया, यानी इस सपोज किया जाए इंडिया का केस देख लीजिए, तो जो भी लोग रह रहे हैं वो रेसिडेंट हो गए, जो निवास कर रहे हैं, सपोज किया जाए पीपल कह सकते हैं या रेसिडेंट कह रहे हैं। तो एक होंगे सिटीजन जो इस देश के नागरिक हैं, दूसरे होंगे एलियंस यानी जो इस देश से संबंध, जिनको नागरिकता नहीं प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आना चाहिए कि नागरिकता से क्या मिलता है, उससे क्या चीज़ प्रभावित होता है। तो सबसे पहले आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई नागरिक है तो उनको सर्टेन जो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई एलियंस है तो उसको सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है एंजॉय नहीं करते, जबकि सिटीजन सारे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट है उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि एलियंस को कौन सा जो है राइट्स है या सिटीजन को कौन सा राइट है स्पेशल जो है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी सोच के देख सकते हैं। सपोज किया जाए कि कोई सिटीजन है, उनको राइट टू वोट है, तो कोई अगर फॉरेन नेशनल के हैं या एलियंस हैं तो उनको जो है राइट टू वोट नहीं होगा। उसी तरीके से राइट टू कंटेस्ट यानी चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ जो यहाँ के नागरिक हैं उन्हीं को होगा। उसी तरीके से सर्टेन जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है। उसी तरीके से कुछ ऐसे पद हैं जैसे प्रेसिडेंट, आपका वाइस प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, उसी तरीके से आप गवर्नर, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो ये सारे जो भी पोस्ट हैं ये वही होल्ड कर सकते हैं जो इंडियंस नागरिक हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब नागरिकता का जो हम लोगों का आर्टिकल है, इसके लास्ट वीडियो में हम लोग वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है हम लोग पढ़ाई किए थे। ठीक है, उसमें किस तरीके से स्टेट के बारे में और यूनियन टेरिटरी के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी किए थे। अब उसके आगे का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5 से 11 में, इसमें नागरिकता के बारे में डिटेल से जो है डिस्कस किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 5 की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल जो 5 की चर्चा है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, कि आर्टिकल 5 में किस तरीके से प्रावधान जो है दिए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 5 उसके बारे में चर्चा करता है कि जो पर्सन इंडिया में डोमिसाइल्ड थे, यानी हमारा जब संविधान जो है जब लागू हुआ, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस समय ये इंडिया में रह रहे थे। ठीक है, उससे संबंधी ये डील करता है कि उन जो लोग रह रहे थे क्या सारे लोग को भारत की नागरिकता मिल गई? नहीं। तो जो उस समय डोमिसाइल थे उससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 है, लेकिन उसमें 2-3 तरीके का कंडीशन, उसमें से 3 है, तीनों में से एक और भी कोई कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। या तो जो व्यक्ति रह रहे वो जिनका जन्म खुद इंडिया में हुआ हो, या दूसरा है कि अगर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स यानी मदर और फादर में से अगर कोई इंडिया में जिनका जन्म हुआ है तो हो सकते हैं। तीसरा है कि 5 साल से वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल वो लगातार जो है इंडिया में रह रहे हो। यानी हम लोग अभी तक किसके बारे में चर्चा की कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो जो लोग रह रहे थे, जो डोमिसाइल थे, उसमें से कौन लोग उस डेट को भारत के नागरिक माने गए। यानी पहला कंडीशन क्या होगा कि जो लोग रह रहे हैं और प्लस जो है या तो इंडिया में उनका खुद का जन्म हुआ होगा या उनके पेरेंट्स में से किन्हीं का जन्म हुआ होगा, या 5 साल से लगातार पिछले 5 साल से रह रहे होंगे। ये तो हम लोग अभी चर्चा किए कि जो उस समय वहाँ रह रहे थे।
अब थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी होगा। आपको पता है कि जब हमारा कंट्री जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो उस समय हुआ क्या था? उस समय हुआ ये था कि पार्टीशन हुआ तो बहुत सारे इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में गए, फिर बहुत लोग इंडिया से पाकिस्तान में गए, फिर जो है वापस आए। उसी तरीके से पाकिस्तान के कुछ लोग इंडिया आए होंगे, कुछ लोग वापस गए होंगे। अब आप खुद सोच के देखिए, जब पार्टीशन हुआ था तो जो भी बॉर्डर पर सिस्टम था, तो आप बहुत सारे आप हिस्ट्री के क्लास में या मूवीज़ में देख चुके होंगे कि किस तरीके से मास संख्या में जो है एक लोग एक बॉर्डर से इधर गए और इस साइड से इधर आए, यानी इंडिया के लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के लोग इधर आए। अब जब हम उस समय जो है ना किसी प्रकार के पासपोर्ट वीज़ा इस तरीके का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया था, क्योंकि कोई भी कंट्री है तो सारा सिस्टम डेवलप होने में कुछ समय लगेगा। तो उस समय ये चीज़ नहीं हो पाया था। फाइनली एडहोक बेसिस पे एक सिस्टम जो है इजाद हुआ था, उसको हम लोग कहते हैं परमिट सिस्टम। उस डेट को याद रखिएगा, उससे आपका बहुत सारा आपका रिलेटेड है, ठीक है। 19 जुलाई 1948 इस डेट को क्या हो, इसके पहले अब देश जब आज़ाद हुआ, पार्टीशन हो गया, तो कोई किसी तरीके से ज़्यादा कोई नियंत्रण नहीं बन पा रहा था। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम आता है, यानी इंडिया से अगर किसी को पाकिस्तान जाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, उसी तरीके से पाकिस्तान से इधर आना है तो परमिट लेना पड़ेगा। तो परमिट सिस्टम जिस डेट को लागू हुआ उसको वो डेट है 19 जुलाई 1948, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूरत आपको आर्टिकल 6 को समझने में आपको पड़ेगा। फर्स्ट में आर्टिकल 5 में हम लोग उसके बारे में स्टडी किए जो इंडिया में डोमिसाइल थे। अभी हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट होके आए, ठीक है। माइग्रेट होने में आप खुद सोच के चल सकते हैं कि दो डेट होगा। एक डेट हुआ जो 19 जुलाई 1948 के पहले माइग्रेट हो गए। जब पार्टीशन हुआ तो उस समय आपको बताया कि परमिट सिस्टम बनने में थोड़ा समय लगा, तो इस डेट के कुछ लोग उसके पहले माइग्रेट हो गए होंगे और कुछ लोग उसके बाद में हुए होंगे। यानी इस साइड में अगर आप इसको मान लीजिए इसके पहले जो माइग्रेट हुआ, इस साइड में मान लीजिए कि जो उसके बाद में माइग्रेट हुए, ठीक है। अब ऐसा केस मान के चलिए जो माइग्रेट हुए हैं, और इसमें एक कंडीशन और आप मान लीजिए कि जिनके या तो पेरेंट्स यानी मदर फादर या जो है उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडियन है, ठीक है, यानी जिनका जन्म जो है इंडिया में हुआ होगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जो माइग्रेट होके आए हैं पाकिस्तान के साइड से, तो या तो 19 जुलाई 1948 के पहले या उसके बाद में, लेकिन उस केस में हमको ध्यान क्या रखना है कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो है इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग केस बाई डिपेंड करते हैं कि अगर उनका जो है माइग्रेशन पहले हुआ है, ठीक है, तो अगर 19 जुलाई 1948 के पहले हुआ है तो जिस भी डेट को वो आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन हुआ, उस दिन से आपका वो लगातार जो है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूप में रह रहे हैं, ठीक है। मतलब तब से वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूप में इंडिया में रह रहे हैं। तो ये कंडीशन इनका फुलफिल हो जाएगा तो इनको नागरिकता मिल जाएगा। यानी माइग्रेशन है प्लस उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में जिन में का जन्म जो है इंडिया में हुआ है, प्लस वो जब माइग्रेट होकर वापस आए हैं तो वो फिर इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूप में रह रहे हैं। अब देखिए 19 जुलाई 48 के बाद जो आए होंगे तो वो परमिट सिस्टम के बाद आए होंगे, तो इनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन है कि इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 मंथ बिफोर पहले रहना पड़ेगा, ठीक है। यानी जिस डेट को वो अप्लाई करेंगे उस रजिस्ट्रेशन डेट के 6 मंथ पूर्व अगर रहेंगे फिर वो अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो उनको भारत की नागरिकता मिला होगा। यानी ये आर्टिकल 5 हम लोग डिस्कशन कर लिए, आर्टिकल 6 हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आर्टिकल 7 में चलते हैं। आर्टिकल 7 उसके बारे में चर्चा करता है कि 1 मार्च 1947 के बाद कोई जो माइग्रेटेड आपका हुआ लेकिन वो फिर वापस इंडिया में आ गया, तो उनके लिए भी सेम कंडीशन है कि उनको रजिस्ट्रेशन जो है आपको कराना पड़ेगा 6 मंथ जो है इंडिया में रह के फिर जो है
यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 7 में सेम प्रोसेस है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप 6 मंथ रहेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, तो ये उनको नागरिकता जो है मिल गया होगा। ठीक है, तो अब उसके आगे हम लोग आर्टिकल 8 की बात करते हैं। उसके बारे में क्या है, सपोज की जाए कि जो हम लोगों का अनडिवाइडेड इंडिया है, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया है, उसमें से कोई व्यक्ति किसी कोई हो सकता है, कोई अलग अलग कंट्री में काम करने गए होंगे। आपको पता है कि आज़ादी के पहले बहुत सारे लोग जो है कैरिबियन कंट्री या फिर जो है जापान या अलग अलग कंट्री में गए हुए हैं। उनका क्या होगा, जो 26 जनवरी 1950 को अपने कंट्री में नहीं रहे, ठीक है, और उसे उनके बारे में क्या करना होगा, या जिनका जन्म उस समय बाहर हुआ तो उनका क्या करना होगा। तो उनके बारे में यह है कि अगर कोई पर्सन जो है बाहर रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, इंडियंस हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी कंट्री में वो रह रहे हैं, तो वहाँ का एम्बेसी होगा, इंडिया एम्बेसी, कॉन्सुलेट होगा, ठीक है, कॉन्सुलेट में जाके उसको रजिस्ट्रेशन करा देंगे। ठीक है, तो वो फिर उनका इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। और अगर इनकेस नहीं करा पाए हैं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके वो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल आपका 8 में इस बात को बताया गया है। ठीक है, उसके आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। ठीक है, इसमें यह कहता है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री तरीके से, स्वेच्छा तरीके से अगर दूसरे कंट्री का नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसका इंडिया का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। आप खुद समझ सकते हैं, हमारे कंट्री में जिस तरीके से अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, हमारे कंट्री में, इंडिया में जो है ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। तो इसीलिए अगर कोई स्वैच्छिक तरीके से दूसरे कंट्री का अगर नागरिकता जो है आप कह सकते हैं एक्वायर करता है, तो इंडिया का नागरिकता जो है आपका जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये आर्टिकल 9 का है। ठीक है, आर्टिकल 10 में क्या है कि जो भी, जब ये उस समय की बात हो रहा है जब संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो ये कहा गया कि सिटीजनशिप राइट जो है कंटिन्यू रहेगा अगर कंडीशंस को फुला करता है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट लॉ। अगर पार्लियामेंट कुछ उस तरीके का कानून बनाता है जिसके अगर कंसिस्टेंट में नहीं रहे तभी उसकी नागरिकता जाएगी, अन्यथा उसका नागरिकता जो इस डेट को एक्वायर हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। अब है कि संविधान में ही पार्लियामेंट को ये पावर दे दिया गया कि पार्लियामेंट जो है नागरिकता के संबंध में जो है आपका कानून बना सकता है। तो इसी शक्ति का यूज करते हुए पार्लियामेंट के द्वारा जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है बनाया गया। यानी कौन सा पार्लियामेंट यह डिसाइड करेगा कि एक्विजिशन हो या फिर टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पार्लियामेंट आर्टिकल 11 के तहत बनाएगा। और इन शक्तियों का यूज करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया भी गया है। ठीक है, उसके आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। हम लोग इस बात को चर्चा की है कि इंडिया के केस में सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि जो है डबल सिटीजनशिप है। इंडिया मॉडल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यूएसए मॉडल। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यूएसए में जो राष्ट्रपति बन सकते हैं, अगर कोई नागरिकता प्राप्त भी कर लेंगे लेकिन अगर उनका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ था तो अमेरिकन राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इंडिया के केस में नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के केस में जो है अगर बाय बर्थ भी है या जो है नेचुरलाइजेशन से भी अगर वो नागरिकता प्राप्त करते हैं तो इंडिया में जो है राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि नेचुरलाइजेशन किसको बोलते हैं। कुछ जो आर्टिकल्स है ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको प्राप्त है, लेकिन किसी जो एलियन है उनके लिए प्राप्त नहीं है। उसमें से आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 29 है, 30 है। आपको पता है राइट टू इक्वालिटी है एंड राइट टू एम्प्लॉयमेंट है। ये जो राइट टू फ्रीडम 19 में है और कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट 29 एंड 30 में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना तरीके का जो आर्टिकल्स है ये आपको सिटीजन्स को सिर्फ है, ओनली सिटीजन्स है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स का जो है बाय ना आप जो है जरूर याद रखिएगा, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो
15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये जरूर बार बार जो है पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जो है इसमें करते हैं। ठीक है, सिटीजनशिप, नागरिकता का जो अधिनियम है 1955 उसके बारे में, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में जो सेक्शंस है इनके, आप देखिए अभी तक वो हम लोग किस चीज़ की चर्चा कर रहे थे, आर्टिकल के तहत, क्योंकि वो संविधान में लिखा हुआ था। अभी क्या है कि आर्टिकल 11 में जो शक्तियाँ पार्लियामेंट को दिया गया उसके तहत सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 बनाया गया। और कोई भी एक्ट में क्या होगा, एक्ट में है आपका सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन में आपका डिस्क्रिप्शन होगा कि कौन से सेक्शन में क्या क्या चीज़ डिटेल्स जो है दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो है इंडिया का नागरिकता जो है एक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट है बाय बर्थ यानी जन्म से, दूसरा है बाय डिसेंट यानी वंशक्रम से, तीसरा है रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करा के, चौथा है आपका नेचुरलाइजेशन जिसको देशीयकरण कहते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी यानी क्षेत्र समावेशन से। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बाय बर्थ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। कुछ सर्टेन डेट्स है आप याद रख सकते हैं, और यद्यपि ये एग्जाम्स में उतना प्रमुखता से नहीं पूछा गया है, तब भी आप क्योंकि बुक्स में है तो इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेट जब हमारा जिस जन्म बाय बर्थ किनको इंडिया में अधिकार मिलेगा, इसको पहले अगर चर्चा कर लें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के पहले, यानी किसी व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद से लेके 1 जुलाई 1987 के बीच अगर जन्म हुआ है तो ऐसे केस में क्या होगा उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो अगर इसके बीच में जन्म है तो उनके पेरेंट्स क्या हैं इससे मतलब नहीं है, सिर्फ जन्म अगर हो गया है, जिनका जन्म जो है 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 के पहले तक के बीच में है, तो वो पेरेंट्स से उनको मतलब नहीं है, यानी कोई भी पेरेंट्स कहाँ के हैं उससे मतलब नहीं, बाय बर्थ उनको नागरिकता मिल जाएगा भारत का। तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा है कि 1 जुलाई 1987 ठीक है से लेकर 3 दिसंबर 2004 के पहले तक, इसके बीच अगर है तो आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स यानी मदर और फादर में से कोई भी जो है इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, तो यानी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि न्यूज़ में SIR जो है अभी चर्चा में है, वहाँ अगर आप जाके देखिएगा जो आपको फॉर्म, अगर आप लोग जो है 18+ होंगे ही, तो अगर आप फॉर्म जाके देखिएगा तो उसमें देखिएगा ये डेट आपको मैच करेगा। ठीक है, बार बार आप न्यूज़ में जो है देखते हैं कि किस तरीके से नागरिकता से रिलेटेड है, तो जाके अगर आप फॉर्म को गंभीरता से देखिएगा तो उनसे पूछा जाता है कि किन से किस प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। देखिए उसमें पहले डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है। ठीक है, तो वो उसी से आपको ये पता चलेगा, ये रिलेट जो है नागरिकता से है। ठीक है, तो हम लोग चर्चा कर लिए कि किस प्रकार से अगर 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद का है तो ऐसे केसेस में हम लोग को यह देखना है कि कम से कम जो है वन ऑफ हिज पेरेंट्स यानी मदर या फादर जो है इंडियन होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए कि जो दूसरे पेरेंट्स हो, सपोज किया जाए कि फादर उसके इंडियन है तो मदर जो है इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रखा गया। इसीलिए आप देखिएगा अभी SIR में जिनका भी जन्म जो है जो वोटर कार्ड में अब देखिएगा कि 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद का डेट है, तो उसमें से उनका डॉक्यूमेंट्स प्लस मदर और फादर दोनों को डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। उसी तरीके से जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर आपका 3 दिसंबर 2004 के बीच का है, तो देखिएगा अपना उनका डॉक्यूमेंट्स प्लस मदर या फादर का लिया जाता है। तो ये आप समझ पाइएगा, अच्छे से रिलेट करेगा, स्पेशली जो SIR अभी चल रहा है उसमें से। ठीक है, तो बाय बर्थ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मेरा उम्मीद है। अब हम लोग देखते हैं बाय डिसेंट की बातें। ठीक है,
अगर आप डिसेंट की बात कीजिएगा, यानी जिनका जन्म जो है इंडिया के बाहर हुआ है, डिसेंट मतलब जन्म बाहर हुआ है, लेकिन उनके जो लीनिएज हैं, यानी उनके मदर, आप कह सकते हैं उनके जो फादर का संबंध है वो यहाँ से रहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेक्शन 4 में ये लिखता है, पहला कंडीशन लिखता है कि अगर 26 जनवरी, डेट देखिए इंपॉर्टेंट रहता है, 1950 से लेके आपका 10 दिसंबर 92, ठीक है, कि अगर इनका जो है जन्म इंडिया में ना हो के बाहर जन्म हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर उनके फादर्स इंडियन है, ठीक है, तो वो नेचुरली जो है वो फिर उनको इंडिया का नागरिकता मिल जाएगा। पहला कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन है कि 10 दिसंबर 92 से लेके 3 दिसंबर 2004, यानी 10 दिसंबर 92 को या उसके बाद से लेकर 3 दिसंबर 2004 के पहले तक, तो उसमें है कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी मदर या फादर जो है उसमें से कोई जो है इंडियंस होना चाहिए, ठीक है। उनका जन्म जो है इसके बीच में जो है इंडिया के बाहर हुआ, तो फादर नहीं, फादर या मदर में से कोई भी इंडियंस है तो उनको भारत का नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक इस बात को समझ लिए कि अगर भारत में जन्म हुआ है तो क्या स्थिति होगा, और भारत के बाहर जो है जन्म हुआ है तो किस तरीके से डेट को लेके जो है हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो आप आसानी से समझ जाइएगा कि बाय डिसेंट जो है किनको भारत का नागरिकता मिला होगा। तीसरा कंडीशन है कि बाय रजिस्ट्रेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी जो है नागरिकता दिया जाता है। केस क्या है कि वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। इलीगल इमिग्रेंट किसको कहते हैं, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हो देश में, यानी पासपोर्ट वीजा किसी का नहीं हो, या अगर है भी तो वो ओवर स्टे कर गए। मान लीजिए कि 5 साल का वीजा लेके आए हैं और यहाँ 7वां साल है, 6ठा साल है, तो वो ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं। और ऐसे लोगों के पास किसी जो भी हम लोग मेथड चर्चा कर रहे हैं इलीगल जो इमिग्रेंट्स है उनके लिए लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन जिनको जो करना है ऐसे केसेस में है कि सपोज किया जाए कि किन्हीं के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ है और वो लगातार अगर जिस डेट को वो एप्लीकेशन किए हैं और 7 साल तक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है नागरिकता दिया जा सकता है। उसी तरीके से सपोज कि कोई इंडियंस है, किसी को कोई मैरिड होके आया, तो शादी जैसे ही हुआ तुरंत नागरिकता नहीं मिल जाए कम से कम उसको 7 साल रहना होगा, तब नागरिकता, तब फिर वो अप्लाई हो जाएगा और तब फिर नागरिकता मिलता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का ये मेथड है। उसके बाद हम लोग देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो नेचुरलाइजेशन में तो सबसे पहले यह देखिए कि ये वहीं पर लागू होता है उस कंट्री के लोग के लिए लागू हो गया जहां जिस देश में इंडियंस को भी नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप दिया जाता है। ये सारे कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। प्लस उनको यह भी कमिट करना पड़ेगा कि अगर इंडियन सिटीजनशिप उनको मिलता है तो वो उनका जो अपना ओरिजिनल जो सिटीजनशिप है उसका वो त्याग करेंगे, उसको वो रिनाउंस करेंगे। प्लस उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। प्लस जो भारतीय जो 8 शेड्यूल है, जितना लैंग्वेज है कम से कम एक लैंग्वेज उनको आना चाहिए। प्लस उनका इरादा भी इंडिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडियन नागरिकता ले लिए अब उनको रहने का इरादा नहीं हो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए है कि अगर इनको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कंडीशन आप देख लीजिए नेचुरलाइजेशन वाला कि आप सपोज कीजिए इस डेट को रजिस्ट्रेशन करना है, मान लीजिए जो भी एक्स डेट आप मान लीजिए, तो इसके 12 महीने पहले तक लगातार इनको रहना होगा, यानी 1 ईयर जो है लगातार रहना होगा। और प्लस ये इसके पहले 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स में कम से कम सब मिला के 11 ईयर्स रहना होगा। यानी टोटल आप देखिए कि 15 साल में आपको मिला जुला के टोटल जो है 12 साल रहना होगा। लेकिन लास्ट का एप्लीकेशन के 1 साल पहले जो है लगातार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके आगे अब हम लोग देखते हैं।
अब है कि जो नागरिकता अभी हम लोग जो है गेन करने के बारे में चर्चा कर लिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर्टेन कुछ एग्जाम्पशन भी ध्यान रख ले। अभी जैसे नेचुरलाइजेशन का हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें कुछ एग्जाम्पशंस भी होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई स्पेशल व्यक्ति हैं जिन्होंने कि साइंस के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में बहुत एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, और वो भारत की नागरिकता ले सकते हैं, तब उसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिलैक्स करके, सपोज के एलोन मस्क इंडिया का नागरिकता लेना चाहेंगे, तो क्या उनको इतना समय रहेगा? नहीं, फिर उस समय में ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्स कर सकता है। ठीक है। अब है कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके तहत किस तरीके से नागरिकता आप कह सकते हैं समाप्त होता है। तो फर्स्ट जो है रिनाउंसिएशन, यानी कोई व्यक्ति खुद से जो है वॉलंटरी तरीके से जाके त्याग करता है, रजिस्टर उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, और वो उनकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। जैसे ही वो समाप्त होता है तो उनके बच्चे की भी, अगर वो माइनर से 18 साल के नीचे के, तो उनका भी नागरिकता समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस बच्चे को यह राइट रहेगा कि वो 18 साल हो जाएगा तो वो पुनः जो है उसको उसके चॉइस के ऊपर है कि वो भारत का नागरिकता ले सकता है। तो ये हो गया रिनाउंसिएशन। टर्मिनेशन क्या है? यानी अगर कोई जो नागरिक है वो खुद से जो है दूसरे कंट्री का अगर नागरिकता जो है एक्वायर करता है, तो उस समय जो है उसका नागरिकता टर्मिनेट होता है। ये चीज़ कब नहीं होता है? जब युद्ध का समय हो रहा होता है, तो उस समय ये चीज़ लागू नहीं होता है। ठीक है। डिप्रीविएशन क्या वो होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ जो नागरिकता प्राप्त किया है, अगर फ्रॉड करके प्राप्त किया, यानी कोई सर्टिफिकेट गलत लगा दिया है, या ठीक है संविधान के प्रति किसी तरीके का डिसलॉयलिटी किया है, या जो विदेशी नेशंस है उसके साथ आप कह सकते हैं व्यापार, जो एनिमी कंट्री है उसके साथ किया है, या सूचना उस तरीके से एनिमी कंट्री को पहुंचाया है। प्लस लास्ट 7 साल में, एक तो जब उसको नागरिकता प्राप्त हुआ तो लास्ट 7 साल में अगर 2 साल जो है अगर जेल में रहा तो भी उसका एक आधार बनता है। ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है, प्लस एक और है कि अगर 7 साल से बाहर कंटिन्यूस है, तो ये आधार है कि भारत की नागरिकता से डिप्राइव उसको किया जा सकता है। तो ये भारत के नागरिकता के संबंध में हम लोग जो है स्टडी किए, बहुत ही डिटेल से इसके बारे में हम लोग देखे। अब हम लोगों को एक जो है 2019 में जो एक संशोधन अधिनियम आया था, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल को देख लेते हैं। है क्या कि इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस जो रिफ्यूजी अगर कोई अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले तक, तो उनको जो है कुछ एग्जेम्पशन दिया गया था। ठीक है। उनको आप कह सकते हैं कि नेचुरलाइजेशन का जो 11 साल था उसको पीरियड 5 ईयर्स, यानी लास्ट में भी हम लोग देखे थे कि 12 जो 14 ईयर्स है उसमें से 11 साल कम से कम रहना चाहिए, तो इन ये जो है 11 साल से कम करके 5 ईयर्स जो है दे दिया गया था। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, क्योंकि ध्यान देखिए इसमें देखिए मुस्लिम्स नहीं है, तो ये हुआ इसमें जो है यह एक्विजिशन लगा था, यह डिबेट हुआ था कि यह रिलीजन के आधार पर किया जा रहा था, लेकिन इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह आर्गूमेंट दिया गया था कि ये जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन है वो वहाँ पर माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के जो है प्रोटेक्शन के लिए इंडिया इस स्टेप को, इंडिया के द्वारा यह स्टेप लिया जा रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है नागरिकता के बारे में हम लोग अभी स्टडी किए। तो ये टॉपिक हमेशा न्यूज में रहता है, स्पेशली जब SIR अभी चल रहा है, तो उसमें आप देखिएगा प्रतिदिन जो है नागरिकता से संबंधित कुछ ना कुछ इशू रहेगा। तो हम लोग अभी जो आर्टिकल के माध्यम से जो हम लोग पढ़े वो भी हम लोग देखे कि 26 जनवरी 1950 को किसको नागरिकता मिला होगा। उसके बाद जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 हो गया, तो उसमें समय समय के अनुसार जो है अमेंडमेंट हुआ है, इसीलिए जो डेट है वो उसमें आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो बर्थ का हो या डिसेंट का हो, फिर नेचुरलाइजेशन का है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन का है। ठीक है। तो डेट कुछ इसमें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऑल्दो इस तरीके का ट्रिकी क्वेश्चंस या डेट वाइज जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग डिस्कशन के लिए आपसे चर्चा किए, क्योंकि अभी बार बार ये नागरिकता जो है टॉपिक आप देखिएगा कि हमेशा न्यूज में रहता है, तो आप अच्छे से समझिएगा, तो बाकी चीज़ों को रिलेट करने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सिटीजनशिप टॉपिक में अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा।
साथ ही हम लोग जब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे तो भी आप देख एक बार पुनः वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप अच्छे से जो है आपके मेमोरी में चीज़ें चली जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में मिस नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।